नमस्कार, मैं शाहरुख खान, फैकल्टी ऑफ साइंस इंस्पेक्टर एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। यह प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर आपको सब्जेक्टिव डे बाय डे आपको वीडियोस मिलते रहेंगे, प्राप्त होते रहेंगे। जो हमारे सब्जेक्टिव एक्सपर्ट है वो आपको इन वीडियो के द्वारा आपके जो आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें कैसे तैयारी करते हैं, क्या लेटेस्ट पैटर्न होता है, वो सारी चीज़ें आपको इसी YouTube चैनल पे आपको इजी वे में आपको प्रोवाइड होगी। हम डे बाय डे सब्जेक्ट हर एक सब्जेक्ट का वीडियो डालते रहेंगे। जो आपको सब्जेक्टिव टीचर आपको एक्सपर्ट है वो आपको डे बाय डे बताते रहेंगे। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जल्दी से जल्दी आपके पास नोटिफिकेशन आता रहे। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। चलो आगे की अपन जब बात करते हैं तो इस दुनिया में या इस समय जो पूरा माहौल बना हुआ है वो सिर्फ एक ही बात को लेकर बना हुआ, कोविड-19 को लेकर। चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो कोई भी इटली, अमेरिका, यूरोपियन देश, कोई भी देश हो, पूरी दुनिया के अंदर हम देख रहे हैं कि एक ही माहौल बना हुआ है जिसका नाम है कोविड-19। चलो आज मैं आपको कोविड-19 या कोरोना को लेकर ऐसी ऐसी जानकारियां बताऊंगा जो शायद आपने सुनी होगी या समझी होगी। सुनते तो आप डेली और न्यूज़पेपर में, मीडिया में, सोशल साइट पर, लेकिन आपको हर एक चीज़ की बारीकियों से मैं आपको समझाऊंगा और रियल में आपको, मुझे विश्वास है, वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। आपको ऐसी ऐसी जानकारी मिलेगी जो आने वाले कॉम्पिटिशन में, क्योंकि ये करंट भी है और आने वाले कॉम्पिटिशन में इसका वेटेज अच्छा रहने वाला है। ठीक है, तो अपन आज शुरू करते हैं कोविड-19 को लेकर। चलो कोविड-19 क्या है ये बताऊंगा बाद में, पहले देखते हैं। यह जो महामारी फैल रही है यह एक वायरस के द्वारा फैल रही है और उस वायरस का जो नाम है वो हमें पता है। क्या नाम है उसका भाई? कोरोना वायरस। और इस कोरोना वायरस के द्वारा एक बीमारी फैल रही है, डिजीज जिसको बोलते हैं इंग्लिश में अपन। तो इस कोरोना वायरस के द्वारा क्या फैल रही है? डिजीज, बीमारी फैल रही है, यह हमें पता है। यह जो वायरस है यह वायरस पहले नहीं था, लेकिन इसकी 6 कैटेगरियां जरूर थी और उन 6 कैटेगरियों को आपस में मिलाकर एक नया वायरस बना, एकदम न्यू लेटेस्ट वायरस बना। इसलिए न्यू को अपन जो साइंस की लैंग्वेज जो होती है उसमें इसको बोलते हैं अपन नोवेल कोरोना वायरस। इसको नोवेल कोरोना वायरस बोलते हैं। ठीक है, तभी तो आपने देखा होगा बहुत सी जगह लिखा होता है नोवेल कोरोना वायरस। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि इसको नोवेल कोरोना वायरस क्यों कहते हैं, क्योंकि एकदम लेटेस्ट है, नया है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं अपन? नोवेल कोरोना वायरस कहते हैं। ठीक है, यह जो बीमारी है कोरोना वायरस की, आप अच्छे से भली बातें जानते हैं। यह बीमारी कब आई थी? 2019 में आई थी। माना जा रहा है, एक्सपर्ट कहते हैं कि यह बीमारी चीन के वुहान शहर के लैब में चमगादड़ के वायरस से निकली थी। ठीक है, लेकिन यह हमें फिक्स से पता है कि यह बीमारी 2019 में आई थी। इतना बड़ा नाम लेना लोगों के लिए बड़ा ही मुश्किल था, इसलिए जो हमारे एक्सपर्ट हैं, हमारे डॉक्टर्स हैं या हमारे बड़े बड़े जो मिनिस्ट्री हैं, तो वो क्या है, इसको शॉर्ट में WHO ने इसको शॉर्ट में नाम दे दिया। अब देखना, शॉर्ट में नाम देने के लिए इन्होंने क्या किया तो देखना ध्यान से आप। CO, आपको CO दिख रहा है? तो CO कोरोना का क्या ले लिया इन्होंने? CO ले लिया। वायरस का क्या ले लिया भाई? VI, वायरस का VI ले लिया। ठीक है, डिजीज का क्या ले लिया? D ले लिया। तो इनका शॉर्ट में क्या बन गया? कोविड बन गया। और यह बीमारी जो है ये 2019 में आई थी, इसलिए इसको दे दिया गया कोविड-19। तो ये क्वेश्चन आने वाले कॉम्पिटिशन में बहुत बार पूछा जा सकता है, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ कोविड-19, कि कोविड-19 का पूरा नाम क्या है। तो आप ये मत सोचना कोविड-19 मतलब कोविड-19 ही पूरा नाम नहीं। को से कोरोना, V से वायरस, D से डिजीज, 19 इसकी ईयर है कि ये कौन सी ईयर में आया था। तो ये है कोविड-19 का फुल फॉर्म। और मुझे पता है आपको बहुत अच्छा लगा होगा कि आज आपको कोविड-19 की फुल फॉर्म भी पता चल रहा है। ठीक है, क्योंकि न्यूज़पेपर, मीडिया, सोशल साइट, हर जगह एक ही बात लिखी आती है, कोविड-19 कोविड-19 कोविड-19। तो कोविड-19 का ये फुल नाम है। अब मेन दिक्कत ये है कि बहुत से लोग कहते हैं या बहुत से लोगों के मन में शंका है, भ्रांतियां हैं, भ्रम है कि सपोज दैट मुझे कोरोना हो गया तो मैं जीऊंगा कि मरूंगा। ये कंफ्यूजन सबसे ज्यादा दुनिया में इस समय, कि मुझे अगर कोरोना हो गया तो मैं जीऊंगा या मरूंगा, इसको लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। इस कंफ्यूजन को मैं दूर कर देता हूं। आपको एक मेथड अपन पढ़ेंगे, एक टेक्निकल रूप से अपन देखेंगे कि कितने चांस ऐसे हैं जिसमें हम जी सकते हैं, कितने परसेंटेज ऐसे हैं जिसमें हमारी डेथ या मृत्यु हो सकती है। तो उसको समझने के लिए आप देखना इधर ध्यान से। सपोज दैट हमें कोरोना हो गया, ठीक है, तो कोरोना जो है
उसमें 80% ऐसा रहेगा, उसमें 80% ऐसा रहेगा माइल्ड। माइल्ड का मतलब होता है कि यह बहुत ही ज्यादा क्या होता है, छोटा, एकदम बहुत ही छोटा रूप, कहते हैं ना माइल्ड रूप, छोटा रूप। तो 80% ऐसे लोग होंगे जिसका कोई इफेक्ट नहीं रहेगा, 80% लोगों पर जिसका कोई इफेक्ट नहीं रहेगा। इस व्यक्ति को क्या होगा, इसको कोरोना हो चुका है भाई, ठीक है, इस व्यक्ति को क्या होगा, इसको सबसे पहले फीवर आएगी। क्या आएगी भाई, फीवर, बुखार। आपने अभी देखा होगा कि एक टेम्परेचर को लेकर अपन गन मशीन होती है, उसको लेकर अपना टेम्परेचर मेजरमेंट करते, चाहे आप बसों में आप सफ़र कर रहे होंगे, हॉस्पिटल जाते हो या कहीं भी जाते हो, तो आपको गन मशीन के द्वारा वो टेम्परेचर आपका मेजरमेंट करते हैं, वो आपका फीवर, कि इसको बुखार है या नहीं है। फीवर के साथ साथ आपको कफ भी होगा, खांसी वगैरह होगी, ठीक है। तो फीवर और खांसी होगी 80% लोगों को। और ये जो लोग होंगे इनको हॉस्पिटल जाने की कतई रिक्वायरमेंट नहीं है, इनको हॉस्पिटल नहीं जाना है, ये अपने घर पे रहें, आराम करें, ठीक है। और इनकी इम्यूनिटी अगर अच्छी है, इनकी अगर इम्यूनिटी या इनका प्रतिरक्षा तंत्र है वो अच्छा है, तो ये घर पर भी एकदम क्या हो सकती हैं, रिकवर हो सकती हैं, फिर इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आराम से ठीक हो गई, इनको कोई दिक्कत नहीं है 80%। फिर बात करते हैं अपन 15%। 15% जो लोग हैं ये कैसे हैं, मॉडरेट वाले हैं। कैसे हैं, मॉडरेट। मॉडरेट का मतलब होता है मध्यम। कैसे हैं, मध्यम, ठीक है। अब इनको क्या होगा, ऐसे जो लोग होंगे इनमें क्या होगा, इनको फीवर होगी, कोई बात नहीं, इसमें भी हो रही थी। इनको कफ भी होगा, कोई बात नहीं, वो तो इनको भी हो रहा था। लेकिन फीवर और कफ के साथ साथ 2 या 3 दिनों के बाद में, ठीक है, इनके पास ब्रीथिंग प्रॉब्लम होने लग जाएगी, ठीक है। कौन सी प्रॉब्लम आ जाएगी, ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो जाएगी, मतलब इनको सांस लेने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने लग जाएगी। इन लोगों को जैसे इनको पता चले कि भाई मेरे, अब जैसे मुझे ये था, मैं ठीक हो गया, लेकिन मुझे फीवर भी है, कफ भी है, कुछ दिनों बाद में, 1-2 दिन बाद में मेरे सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही है, अब मुझे क्या करना चाहिए, तो अब मुझे जो है वो मुझे कहाँ जाना चाहिए, मैं हॉस्पिटल जाऊंगा। कहाँ जाऊंगा भाई, हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में जाके मैं एडमिट हो गया। एडमिट होने के बाद में जो डॉक्टर्स वगैरह होंगे वो मेरे क्या करेंगे भाई, ऑक्सीजन थेरेपी। ऑक्सीजन थेरेपी का मतलब हो गया वो मेरे ऑक्सीजन सिलेंडर लगाएंगे, मुझे ऑक्सीजन देंगे ताकि मुझे सांस अच्छे से मिले, और मैं इजी वे में कुछ दिनों के बाद में, 5-7 दिन के बाद में रिकवर हो जाऊंगा, ठीक हो जाऊंगा। मतलब एक चीज देख रहे हैं, अभी तक मैंने नहीं कहा सीरियस है ये, अभी तक हम ओनली क्या हो रहे हैं, रिकवर हो रहे हैं, ठीक हो रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये रूप देखना, सैवर। सैवर का जो मतलब होता है वो होता है गंभीर। गंभीर, बहुत ही ज्यादा खतरनाक, बहुत ही ज्यादा क्या हो गया भाई, खतरनाक हो गया, सैवर, बहुत ही ज्यादा सैवर। सैवर मतलब गंभीर। ऐसे कितने परसेंट लोग, ओनली 5%। 80% माइल्ड है, कोई प्रॉब्लम है, फीवर कफ हुआ, नॉर्मल, ठीक हो जाएंगे। 15% ब्रीथिंग प्रॉब्लम होगी, ऑक्सीजन सिलेंडर लगाओ, ठीक हो जाएंगे। लेकिन 5% ऐसे सैवर लोग गंभीर होते हैं। अब इनको क्या होगा, तो ऐसे जो लोग, इनको में सबसे पहले वो आएगी फीवर। फीवर आ गई, बुखार हो गई, फीवर का मतलब होता है बुखार, बुखार हो गई। फिर इनमें क्या होगा भाई, कफ हो जाएगा, खांसी आएगी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। उसके बाद में ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो जाएगी, ये सांस अच्छे से नहीं ले पाएंगे, सांस लेने में दिक्कत आएगी, ठीक है। फीवर हो जाएगी, ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो जाएगी। अब ध्यान से देखना आप, ठीक है। चलो सैवर को मैं आपको एक यहां पर आता हूं, देखना थे ध्यान से। देखना, अभी मैंने लिखा सैवर, ठीक है। सैवर जो था वो कितना परसेंट है भाई, 5%। ओनली कितना है, सैवर ओनली कितना परसेंट, 5%। अब होगा क्या इनका, ध्यान से देखना। सैवर में क्या होता है, सैवर में आपको पता है फीवर होगी, फीवर के बाद में कफ होगा, कफ के बाद में ब्रीथिंग प्रॉब्लम होगी, मतलब सांस लेने में इनको बहुत बड़ी ज्यादा दिक्कतें आएगी। सांस लेने में दिक्कत आने के बाद में इनको हो जाएगा न्यूमोनिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि सांस लेने में प्रॉब्लम आने के बाद में इनको क्या हो जाएगा, न्यूमोनिया हो जाएगा। जैसे आप न्यूमोनिया कॉमन बीमारी आपने देखा होगा, बहुत बार अपन सुनते हैं, इनको न्यूमोनिया हो जाएगा। न्यूमोनिया का मतलब क्या होता है मैं बता देता हूं। न्यूमोनिया का जो मतलब होता है वो होता है कि इनके जो लंग्स होते हैं उनमें क्या जाएगी, सूजन आ जाएगी, मतलब स्वेलिंग इन लंग्स, यानी इनके जो फेफड़े होते हैं
उन फेफड़ों में सूजन आ जाएगी, और सूजन आने की वजह से एक टेक्निकल नाम दिया जाता है मेडिकल में, जो मैं बताता हूं, ध्यान से देखना, ARDS। ARDS, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ARDS क्या होता है? ARDS का फुल फॉर्म ये आपको नहीं पता होगा, कभी भी आप देखना, ARDS इज ए मेडिकल नेम होता है। इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, ये इसका फुल फॉर्म है। अब देखना क्या होता है, जैसे ही ये होता है ARDS होता है, ARDS होने के बाद में इनके जो लंग्स होते हैं, इनके जो फेफड़े होते हैं वो एकदम ही खराब हो जाते हैं, और फेफड़े एकदम ही खराब हो गए तो फेफड़े को खराब होने की वजह से इस आदमी की क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी, ये आदमी मर जाएगा, इसको कोई नहीं बचा सकता। लेकिन हमारे पास फिर भी चांस है। चांस कब है वो देखना आप ध्यान से। जब इस व्यक्ति को न्यूमोनिया होता है, न्यूमोनिया होने के बाद में लंग्स, इसको बहुत ज्यादा ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो रही है, अगर हम इसको हॉस्पिटल में क्या करवा दें? एडमिट करवा दिया। हॉस्पिटल में एडमिट करवाने के बाद में डॉक्टर जो होगा वो इसको किस पे लेगा? वेंटिलेटर पे। आपने पहले कभी वेंटिलेटर का इतना नाम नहीं सुना होगा, लेकिन आजकल कॉमन हो गया कि वेंटिलेटर, तो इसको वेंटिलेटर का मतलब होता है आईसीयू का तो हम जानते होंगे कि इसको आईसीयू पे लेंगे। वो आईसीयू पे लेने के बाद में इसका ट्रीटमेंट होगा, और ट्रीटमेंट होने के बाद में ये व्यक्ति क्या हो सकता है? रिकवर हो सकता है। तो अभी आपने एक चीज नोटिस की होगी, अभी अपन ने देखा होगा, अभी आपने देखा होगा, मैंने कहा था 80%, 15% और 5%। ये जो तीनों व्यक्ति हैं, ठीक है, ये तीनों के तीनों जो व्यक्ति हैं वो आराम से क्या हो रहे, एकदम सही हो रहे हैं, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं, रिकवर हो रहे हैं। तो फिर सर ये बीमारी खतरनाक है ही नहीं, फिर लोग पैंडेमिक क्यों हो रहे हैं, इतने घबराए हुए क्यों हैं? ठीक है, सही है कि गलत है भाई? तो इसमें किसी तरह का कोई भी आदमी क्या हो रहा है? एकदम आराम से हो रहा है, रिकवर हो रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अब देखना, मैंने अभी कहा कि सारे के सारे रिकवर हो रहे हैं, तो फिर आप घबराए हुए क्यों, इतना पेंडेमिक क्यों हो? तो आप कह रहे सर इसका मतलब तो ये बीमारी कोई खतरनाक है ही नहीं। देखना, एक चीज नोटिस कर रहे हो, इन दिनों में एक चीज का आंकड़ा जरूर दिया जा रहा है, जिसे बोलते हैं मृत्यु दर, मोर्टेलिटी रेट। ठीक है, बहुत से राज्य अपने हैं भारत में, वो बता रहे हैं कि हमारा जो मोर्टेलिटी रेट है या मृत्यु दर है, MR मोर्टेलिटी रेट जो है वो बहुत सबसे कम है, किसी राज्य का सबसे ज़्यादा है। या देश की बात करें, कोई देश कहता है हमारा मृत्यु दर सबसे कम है, कोई देश कहता है हमारा सबसे ज़्यादा हो रहा है। तो कोरोना का जो मोर्टेलिटी रेट है वो कितना परसेंट है? ओनली 1%। ये क्वेश्चन आ सकता है कि कोरोना वायरस का मोर्टेलिटी रेट जो है वो कितना परसेंट है? 1%। 1% का मतलब क्या है, मैं समझा देता हूँ। 1% का मतलब है यदि हमारे पास 100 कोरोना के मरीज आते हैं तो उनमें से अगर मृत्यु जो होगी वो कितने आदमी की होगी? एक आदमी की होगी। तो एक आदमी तो सर वैसे ही मर जाता है, किसी को कोई डेंगू हो गया होगा, किसी को मलेरिया हो गया, वैसे मर जाता है। फिर ये इतनी बीमारी खतरनाक क्यों है? तो ध्यान रखना कि इसका मृत्यु दर खाली 1% है। ये खतरनाक क्यों है और क्यों खतरनाक बनती जा रही है, ये अब आपको बताता हूं मैं, तो देखना ध्यान से, इसके बाद में अपन पढ़ते हैं। देखना, सपोज दैट अपने 3 डाटा मैंने बताई थी, वो ध्यान रखना आप। वो 3 डाटा जो है वो कौन कौन से हैं उसका आपके बारे में आपको पता होना चाहिए। एक तो मैंने कहा था 80%, एक तो मैंने कहा था 80% जो माइल्ड है, एक मैंने कहा था 15% जो मॉडरेट है, एक मैंने कहा था 5% जो सेवर है। ठीक है, अब ध्यान से देखना, सपोज दैट हमारे पास 1000 पेशेंट है, 1000 मरीज है कोरोना के, जिसमें से 800 तो अपने घर पर ही क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे, घर पर रहकर ही हो गए, कोई प्रॉब्लम नहीं। 150 जो है इनको हम क्या देंगे भाई? हॉस्पिटल ले जाके ऑक्सीजन थेरेपी, ये सही हो गए। 50 ऐसे लोग हैं जिनको किसकी आवश्यकता होगी? वेंटिलेटर की आवश्यकता होगी। तो एक जिले में 50 वेंटिलेटर इजी वे में मिल जाते हैं, ठीक हो गया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मान लो 1000 से कितने हो गए? 10,000 हो गए। 1000 से जब 10,000 हो रहे हैं तो 1000 से 10,000 होने पे 8,000 तो अपने घर पे क्या हो गए? सही हो गए। ठीक है, हो गए सही। 1500 को हमने ऑक्सीजन प्रोवाइड करवा दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 500 को हमने वेंटिलेटर दे दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सर प्रॉब्लम क्या है? देखना धीरे धीरे आप, इसको अपन आगे करते हैं।
मान लो अब मरीज जो है हमारे पास वो कितने हो गए, 50,000 मरीज हो गए। 50,000 मरीज होने के बाद में हम देखते हैं कि 40,000 तो अपने घर पे से हो गए, कोई बात नहीं, लेकिन 7500 को हम हमें क्या देनी होगी, ऑक्सीजन सिलेंडर देना होगा, तभी ये बच सकते हैं। और 2500 को हमें क्या देना होगा, वेंटिलेटर आईसीयू में रखना होगा। लेकिन किसी एक जिले में 2500 वेंटिलेटर पॉसिबल नहीं है, या एक राज्य में पॉसिबल नहीं है। मान लो अपन एक अपने राज्य की बात करते हैं, राजस्थान के अंदर मान लो हमारे पास 1500 ही वेंटिलेटर हैं, और 1500 ही वेंटिलेटर हैं तो हमारे पास 1500 वेंटिलेटर तो कितने लोग और बच गए, 1000 लोग और बच गए। इन 1000 लोगों को वेंटिलेटर नहीं मिलने की वजह से इनकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। एक तो ये डेथ हो गई, क्योंकि डेथ की वजह ही नहीं कोरोना, वजह है इनका इलाज नहीं हो पाया, इनके लिए मेडिकल फैसिलिटी बिल्कुल भी नहीं है, डॉक्टर नहीं है, नर्स नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है, तो इनकी डेथ हो गई 1000। अब ये आंकड़ा बढ़ रहा है कि घट रहा है, मॉर्टेलिटी रेट जो मृत्यु दर वो कितनी परसेंट थी, 1%, लेकिन अब ये आंकड़ा बढ़ रहा है। आगे देखेंगे जब अपन, तो आप आगे देखना 80,000 लोग एकदम सही हो रहे भाई, 80,000 जो लोग हैं वो एकदम सही हो गए, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। 15,000 हमारे पास ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है। चलो अपन देश की बात कर लेते हैं, चलो 15,000 ऑक्सीजन सिलेंडर पूरे देश में है, 5,000 पूरे देश की बात कर रहा हूं मैं, पहले राज्य की थी अब देश की कर रहा हूं, 5,000 वेंटिलेटर है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अभी जब करंट देख रहे हो आप, अब जो करंट देख रहे हो, जो आपका वर्तमान समय है, उस वर्तमान समय में आप देख रहे हो 4 लाख के आसपास मरीज हो चुके हैं, और इन मतलब 5 लाख के आसपास मरीज होने वाले हैं, जिसमें से 4 लाख मरीज एकदम ठीक हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन 75,000 हमारे पास ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है भाई। हमारी मेडिकल फैसिलिटी एकदम पता है आपको भी, सबको पता है कैसी है, ठीक है। तो ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है हमारे पास, मान लो 50,000 है तो 25,000 तो ये बच गए, मरीज बच गए। 25,000 हमें वेंटिलेटर चाहिए, पर मान लो हमारे देश में वेंटिलेटर कितनी है, 15,000 है सपोज दैट, और 10,000 ये बच गए, तो बताओ टोटल पेशेंट कितने हो गए, 35,000। इन 35,000 की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। डेथ होने की वजह ये नहीं कि कोरोना हो गया, डेथ होने की सबसे बड़ी जो वजह है कि हमारे यहाँ मेडिकल फैसिलिटी जो है वो नहीं है, और इनका बिना इलाज ही क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। तभी तो सरकार जो है, गवर्नमेंट जो है, या सभी जो देश हैं वो डर क्यों रहे हैं, डर एक ही बात का, कोरोना का डर नहीं है, मेडिकल फैसिलिटी का। और मेडिकल फैसिलिटी की धाराशायी होने की वजह से मृत्यु दर का आंकड़ा इतना ज्यादा बढ़ रहा है, आपने देखा होगा बहुत सी जगह बढ़ रहा है। अगर सपोज दैट हमारे यहां 10 लाख मरीज होते हैं, तो 10 लाख में से 8 लाख तो अपने आप ही ठीक हो जाएंगे भाई, ठीक है। लेकिन 1.5 लाख में से कई लाख लोग बिना इलाज के मर जाएंगे। 50,000 पेशेंट है, इनमें से 1000 को मिल जाएगा वेंटिलेटर, तो 49,000 तो बच गए, तो उनकी भी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपने देखा होगा कि मॉर्टेलिटी रेट जो रेट है मीडिया में, सोशल साइट्स पर, अखबारों में 3%, 5%, 10% बताई जा रही है। वजह क्या है, वजह कोरोना नहीं है, वजह है हमारी मेडिकल फैसिलिटी है, ठीक है। तो इस वजह से जैसे जैसे पेशेंट की संख्या बढ़ती है वैसे वैसे डेथ भी बढ़ेगी। तभी तो गवर्नमेंट जो है वो क्या करेगी, गवर्नमेंट की एक ही पॉलिसी है सभी गवर्नमेंट्स की कि पेशेंट नहीं बढ़ने चाहिए। अगर पेशेंट बढ़ रहे हैं तो मान के चलो मृत्यु दर ज्यादा होगी, ठीक है। तो हमें एक बात समझ में आ गई कि ये जो बीमारी है ये कतई डेंजर नहीं है, ये खतरनाक बीमारी नहीं है भाई, नॉर्मल बीमारी है। लेकिन इसके पेशेंट बढ़ने की वजह से हमारे पेशेंट जो हैं वो इतने ज्यादा बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी जो मेडिकल फैसिलिटी है वो धाराशायी हो रही है। वो क्या हो रही है भाई, धाराशायी, जिसकी वजह से मॉर्टेलिटी रेट जो मृत्यु दर होती है वो इतनी ज्यादा इंक्रीज हो रही है, इतनी ज्यादा इंक्रीज हो रही है। आपने देखा होगा अमेरिका का डाटा देखो आप, कितने लाखों लोग मर चुके होंगे, कितने पूरे इंडिया का, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड का डाटा देखो आप। तो मॉर्टेलिटी रेट बढ़ी, वजह क्या, क्योंकि हमारे पास मेडिकल फैसिलिटी बिल्कुल नहीं है। तो ये चीज आप अपना भ्रम मत पालना कि डेंजर, ये बीमारी डेंजर, बीमारी डेंजर नहीं किसी प्रकार की, ये तो पेशेंट बढ़ रहे हैं, इस वजह से ऐसा होता आ रहा है, ठीक है। अब आगे मैं आपको एक चीज और बताता हूं, तो देखना, आपको मैं समझाता हूं एक चीज और देखना। सपोज दैट हमारे पास
हमारे पास मान लो 1000 वेंटिलेटर है, ठीक है, दूसरी बात देखना, और 1000 मरीज हो गई, तो 1000 वेंटिलेटर और 1000 पेशेंट मरीज, 1000 वेंटिलेटर पर 1000 पेशेंट आ गए, ठीक हो गए, चले गए, कोई बात नहीं। लेकिन ये जो 1000 पेशेंट है, ठीक है, ये अगर मान लो 5000 पेशेंट एक साथ आते हैं, एक साथ 5000 पेशेंट आ गए, तो हमारे पास वेंटिलेटर खाली कितने थे? 1000। तो 4000 पेशेंट को वेंटिलेटर नहीं मिला। अब वेंटिलेटर नहीं मिलने की वजह से इनको मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं हुई। मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं हुई तो बेचारे बिना इलाज के क्यों हो जाएंगे? मर जाएंगे। मरेंगे नहीं मरेंगे। लेकिन यही 5000 पेशेंट पहले हफ्ते में मान लो 7 दिन में 1000 आए, 1000 वेंटिलेटर डाल दिया इनको, ठीक हो गए। अगले हफ्ते कितने आए? 1000 आए 7 दिन में, तो ये तो चले गए, डिस्चार्ज हो गए, इनको रख दिया यहाँ पर, ये भी ठीक हो गए, चले गए। अगले फिर 1000 आए अगले हफ्ते में, तो इनको डाला, वो ठीक हो गए, ये आ गए। इस तरह से अगर एक साथ पेशेंट बढ़ रहे हैं, अगर एक साथ पेशेंट बढ़ रहे हैं, तो एक साथ पेशेंट बढ़ रहे हैं तो हमारी मेडिकल फैसिलिटी पूरी खराब होने वाली है या हो सकती है, जिसकी वजह से मृत्यु दर इतनी ज्यादा हो जाएगी, मोर्टेलिटी रेट इतनी ज्यादा हो जाएगी। जैसा आपने देखा होगा यूरोपियन देशों में रोड पर क्या पड़ी हुई थी? डेड बॉडीज पड़ी हुई थी। वैसे क्या? क्योंकि उनकी मोर्टेलिटी रेट बहुत ज्यादा हो गई थी। ठीक है, अब आगे वाले स्लाइड में मैं आपको एक टेक्निकल चीज समझाता हूं जिससे आपको बहुत ही अच्छा समझ में आएगा। तो देखना आप इसमें, अब आगे की ओर अपन बात करते हैं, तो देखना ध्यान से। सीरियल इंटरवल, एक वर्ड लिखा मैंने, सीरियल इंटरवल। अब ये सीरियल इंटरवल वर्ड है क्या, इसका समझना अच्छे से आप, इससे आपको बहुत चीजें समझ में आएगी। ठीक है, ध्यान से देखना। सीरियल इंटरवल का मतलब क्या है, देखना। ये मान लो एक कोरोना का मरीज है भाई, ये एक आदमी है, कोरोना का मरीज है। इस मरीज ने एक और मरीज पैदा किया, ठीक, एक मरीज है, पेशेंट है, इसने दूसरा पेशेंट बना दिया। तो एक कोरोना का मरीज दूसरे कोरोना के मरीज को बनाने में जो समय लेता है, उस समय का है 5 to 7 डेज, यानी 5 से 7 दिन। तो एक कोरोना का मरीज दूसरे मरीज को 5 से 7 दिन के बाद कोरोना का मरीज बनाता है। इस पीरियड को अपन क्या बोलते हैं? सीरियल इंटरवल बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? सीरियल इंटरवल। तो ध्यान रखना, एक वर्ड क्या होता है, सीरियल इंटरवल क्या होता है? एक मरीज हूं मैं, एक मरीज हूं, मैंने किसी को कोरोना का मरीज कब बना सकता हूं मैं? 5 से 7 दिन के बाद। ये जो पीरियड है, इस पीरियड को अपन क्या बोलते हैं? सीरियल इंटरवल बोलते हैं। लेकिन सपोज दैट अपन इसको 7 डे बोलते हैं, तो सर ये तो बहुत अच्छी बात है कि एक आदमी दूसरे आदमी को 7 दिनों के बाद मरीज बना रहा है, तो ये तो इतनी अच्छी बात है जिसकी कोई हद नहीं है। ठीक है, फिर भी ये बीमारी खतरनाक होती जा रही है, फिर भी ये बीमारी से लोग डरते जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन एक चीज और देखना, फ्लू जो होते हैं, जैसे स्वाइन फ्लू है, बर्ड फ्लू है, ऐसे कई फ्लू होते हैं, आई फ्लू है, इनके जो सीरियल इंटरवल होती है वो खाली कितने डेज की होती है? 2 डेज की होती है। खाली और खाली कितने डेज की है? 2 डेज की है। यानी एक स्वाइन फ्लू का व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को खाली 2 दिनों के अंदर अंदर क्या बना रहा है भाई? मरीज बना रहा है। लेकिन ये जो मरीज की कैपेसिटी है वो कितने दिन की है? 7 दिन की है। तो ये क्वेश्चन आपके आ सकता है कि सीरियल जो इंटरवल है, उस सीरियल इंटरवल के दौरान एक मरीज जो है वो कितने दिनों में दूसरे मरीज को बनाता है? तो कितने दिनों में बनाता है? 7 दिनों में बनाता है। ठीक है, आगे अपन बात करते हैं। अब देखना, आगे की मैं बात करता हूं रिप्रोडक्शन नंबर। ये रिप्रोडक्शन नंबर क्या होते हैं और क्या नहीं होते हैं, तो आप ध्यान से देखना रिप्रोडक्शन नंबर क्या है। ठीक है, अभी तक मैंने आपको एक चीज बताई, मोर्टेलिटी रेट कितना परसेंट? 1%। मृत्यु दर 1% लोग मरते हैं। ठीक है, फिर मैंने कहा आपको सीरियल इंटरवल जो है वो कितने दिनों का है? लगभग 7 दिनों का। मतलब एक कोरोना का मरीज दूसरे मरीज को कितने दिनों में पैदा करता है भाई? 7 दिनों में पैदा करता है। बहुत ही अच्छी बात है सर, फिर भी लोग घबराए हुए हैं। अब देखना वजह क्या है, ये है रियल वजह, रिप्रोडक्शन नंबर। रिप्रोडक्शन नंबर, रिप्रोडक्शन नंबर का मतलब क्या हो गया? ये एक कोरोना का मरीज है, इस मरीज ने, जैसे मान लो सपोज दैट ये एक कोरोना का मरीज है, इस मरीज ने कितने दिनों में बताया था मैंने? 7 दिन में। तो इस मरीज ने 7 दिनों के बाद में
3 मरीज पैदा करता है। इस चीज का विशेष ध्यान रखना कि कोरोना वायरस का रिप्रोडक्शन नंबर कितना होता है। तो रिप्रोडक्शन जो नंबर है वो कितना है भाई, 3। मतलब कोरोना वायरस का जो मरीज है वो एक मरीज 3 नए मरीज को पैदा करता है। कितने दिनों में? 7 दिनों में पैदा करता है। मतलब 7 दिन बाद ये मरीज बन गया, 1 2 3। तो 7 दिनों के बाद में कितने नए मरीज बन गए? 3 नए मरीज बन गए। जैसे मान लो सपोज देखना अभी, देखना इधर, अब देखना अभी ध्यान से। एक मरीज था, एक से कितने बन गए? 3। कितने दिनों में बने भाई? 7 दिन में बन गए। ठीक है, अगले 7 दिन में 3 और इसके 3, फिर इसके 3, फिर इसके 3। तो पहले हफ्ते में कितने हैं? 3। दूसरे हफ्ते में कितने हो गए? 9। अगले में कितने जाएंगे? 27। अगले में कितने जाएंगे? 81। ऐसे धीरे 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 मरीज क्या होते जा रहे हैं? बढ़ते जा रहे हैं। तो हमें एक चीज समझ में आ गई कि कोरोना वायरस की जो मॉर्टिलिटी रेट है वो खाली कितनी % है? 1%। मतलब मृत्यु खाली कितनी है? 1%। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसका सीरियल इंटरवल बहुत शानदार है, बहुत अच्छा है। जो कितने दिनों का है? 7 दिनों का। जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में 7 दिनों में फैलाता है। लेकिन इसका रिप्रोडक्शन जो नंबर है वो बड़ा ही बेकार है। ये कितना है भाई? 3 है खाली। तो सर अदर जो फ्लू है उसका क्या? जैसे अपन बात करते हैं स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू का जो रिप्रोडक्शन नंबर है वो खाली कितना है भाई? 1। अब देखना कैसे। जैसे मान लो ये पेशेंट है स्वाइन फ्लू का, ओके, इसने 2 दिन, मैंने बताया था 2 दिन इसका क्या है? सीरियल इंटरवल है। 2 दिन बाद में एक नया पेशेंट बना, खाली कितना बनेगा? 1 बनेगा। अगले 2 दिन के बाद में कितना बनेगा? 1 बनेगा। तो इसका सीरियल इंटरवल जो है मान लो कितना है? 1 है। मतलब रिप्रोडक्शन नंबर कितना है इसका? 1 है। लेकिन अभी मैं बता दूं आपको कि इसका जो रिप्रोडक्शन नंबर है वो कितना है? मतलब एक जो मरीज होगा वो अपने साथ 3 नए मरीज को पैदा करेगा, जिसकी वजह से ये संख्या इतनी ज्यादा बढ़ जाती है, इतनी ज्यादा बढ़ जाती है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। तो इसको अपन एक स्लाइड से समझते हैं, देखना ध्यान से। नए मरीजों की संख्या 3 की पावर n। n क्या है? नंबर ऑफ वीक, क्योंकि 7 दिन बाद में 3 पेशेंट बने। तो देखना ध्यान से, आप समझना एक बार। अभी मैंने आपको समझाया था एक वीक में आप देखोगे एक वीक में कितने पेशेंट है? 3 पेशेंट, तो 3। दूसरे वीक मतलब दूसरे वीक में कितने हो जाएंगे? 9 पेशेंट हो जाएंगे। तीसरे वीक 3 की पावर 3 कितने हो जाएंगे? 27। चौथे में कितने हो जाएंगे? 81। 5वें वीक में कितने हो जाएंगे? 243। मतलब कोई ज्यादा नहीं है। सिर्फ 5 हफ्तों में खाली 243 तो मरीज है। अब और बढ़ता जा रहा है। देखना आगे आप। जैसे मैं कहता हूं कि इसको, जैसे मैं कहता हूं कि 12 वीक में, कितने वीक में भाई? 12 वीक में जब आप इसको देखते हो तो इसकी जो संख्या होती है, वो लगभग कितनी हो जाती है? 5 लाख हो जाती है, जो कि बहुत ज्यादा है। इसलिए इस समय आप देख रहे हो कि भारत में जो मरीज अप्रोक्सीमेट 3.5 लाख या 4 लाख के आसपास आ चुके हैं। क्यों? क्योंकि इसका जो रिप्रोडक्शन नंबर है वो क्या? बहुत ज्यादा। कैसे? आपको भी बताया था मैंने, एक आदमी कितने पेशेंट पैदा करता है? 3। तो दूसरे हफ्ते में कितने हो जाएंगे? 9। तीसरे में 27, चौथे में 81, 5वें में 243। इसी तरह 6वां, 7वां, 8वां, 9वां मैंने डायरेक्ट 12 लिया ताकि आपको एक संख्या पता चल जाए। तो 12वें वीक में जो हमारे पेशेंट की जो संख्या हुई वो कितनी होगी? 5 लाख। देखना ध्यान से। इन 5 लाख में से इसका आप 80% निकाल दो। लगभग कितना निकाल दो भाई? 80% निकाल दो। ठीक है, अप्रोक्सीमेट 4 लाख हो जाएंगे आसपास। ठीक है, तो कितने भी 80% निकाल लेना आप, तो देखोगे 80% लोग इसका घर पे सही हो रहे हैं। ठीक है, और 15% जो लोग हैं इसके, तो 15% लोग हैं उसको ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन 15% लोगों में से खाली 1-2% को ऑक्सीजन मिलेगी। ठीक है, और जो 5% जो लोग हैं, उन 5% लोग को क्या चाहिए? वेंटिलेटर चाहिए। पर क्या वेंटिलेटर प्रोवाइड हो सकता है अपने इंडिया में? पॉसिबल ही नहीं इतना लोगों को वेंटिलेटर प्रोवाइड करना। इसकी वजह से ये हमारी जो डेथ है या घबराहट जो पैदा हो रही है लोगों में, वो इसी वजह से हो रही है क्योंकि इसमें मेडिकल फैसिलिटी हमारे पास नहीं है। अगर हम चाहें कि इसको क्या करें अपन, इसके जो
रिप्रोडक्शन नंबर इसका, रिप्रोडक्टिव नंबर है वो खाली कितना कर दें, 1 कर दें। कितना कर दें भाई, 1। जैसे देखना, एक वीक में एक पेशेंट आ गया, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया बात है, एक वीक में एक पेशेंट आ गया भाई, ठीक है। आगे देखना, दूसरे वीक में भी कितना रहेगा, 1। ये वीक की संख्या हो गई, ये पहला वीक, ये दूसरा वीक, ये तीसरा वीक, ये चौथा वीक, ये पांचों वीक, सपोज दैट। तो सब में देखो आप पेशेंट कितना आ रहा है, खाली 1 1 1 1। ये अपन किसकी बात करें, काल्पनिक बात करें, इमेजिन, कि इमेजिन करो कि हम क्या करें कि इसके जो रिप्रोडक्टिव नंबर है इसको 3 से घटा के कितना कर दे, बस 1 कर दे। अगर एक आदमी, जैसे मैं कोरोना का मरीज हूं, मेरी वजह से 3 लोग मरीज होने वाले हैं, तो मैं चाहता हूं 3 ना फैल के खाली कितना फैले, 1, यानी इसको 3 से कितने पे लेके जाए, 1। तो 3 से 1 पे लाने के लिए अब हमें कौन कौन सी चीजें करनी पड़ेगी और कौन कौन सी चीजें नहीं करनी पड़ेगी, कि इसका जो रिप्रोडक्शन नंबर है वो मैंने अभी जस्ट बताया था 3, ठीक है। यानी एक आदमी 3 नए मरीज बनाता है और इसका सीरियल इंटरवल मतलब कितने दिनों में बनाता है, 7 दिनों में बनाता है। ये हमने देख लिया था। इसको हम एक ग्राफ के द्वारा समझते हैं, ठीक है। मैं एक अब ग्राफ बनाता हूं। अब ग्राफ देखना किस तरह जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है वैसे नंबर ऑफ केसेस, जो कोरोना के मरीज के केसेस हैं वो डे बाय डे कैसे बढ़ रहे हैं। हम देख रहे हैं पहले तो कोरोना के मरीज इतने नहीं बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर एक साथ आपने देखा होगा, मैंने अभी बताया था कि 12वें हफ्ते में एक साथ कितने मरीज हो गए थे भाई, 5 लाख मरीज हो गए, एक साथ 5 लाख मरीज, 12 लगभग 5 लाख मरीज 12वें हफ्ते में। लेकिन स्टार्ट में पहले हफ्ते में खाली 3, दूसरे में 9, तीसरे में 27, चौथे में, तो पहले तो मरीज नहीं बढ़ रहे हैं, बाद में मरीज बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। अगर रिप्रोडक्टिव नंबर जो है हमारा वो 1 हो जाए, खाली कितना हो जाए, 1, रिप्रोडक्टिव नंबर अगर 1 हो जाए, ठीक है, सपोज दैट हमने रिप्रोडक्टिव नंबर 1 कर दिया, मतलब हमने पेशेंट को फैलाया नहीं इतना, तब क्या होगा, देखने इधर, ये टाइम है, ये नंबर ऑफ केसेस है, ठीक है। तो ये कांस्टेंट है या नहीं है, इसको ये कांस्टेंट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। इस ग्राफ को अपन बोलते हैं लीनियर ग्राफ, और ये हमारा होता है ये अर्ध घातांकी जो ग्राफ होता है इसको बोलते हैं पंचचंद्राकार घातांकी ग्राफ बोलते हैं, ये लीनियर ग्राफ हो गया। मैं ये चाहता हूं हमारा जो रिप्रोडक्टिव नंबर 3 है उस 3 से कितना बन जाए, खाली 1 बन जाए, जिसकी वजह से पेशेंट जो है वो कम से कम हो। जितने पेशेंट कम होंगे, जितने मरीज कम होंगे, उतना ही ज्यादा हमारी मेडिकल फैसिलिटी अच्छी रहेगी, और मेडिकल फैसिलिटी अच्छी रहेगी तो हम अच्छे से कर सकते हैं। इसको हम एक ग्राफ के द्वारा समझ सकते हैं। इस ग्राफ को देखना आप ध्यान से, ठीक है। ये ग्राफ से अपन समझते हैं किस तरह से अपन बचा सकते हैं, किस तरह से नहीं। ध्यान से देखना एक बार, ये जो है आप अच्छे से जानते हो, ये हमारा जो लीनियर यानी एक मरीज एक को फैलाता है। ये जो रेड वाला था हमारा, ठीक है, ये जो रेड वाला था ये एक मरीज कितने को फैलाता है, 3 को फैलाता है, और ये हमारी है मेडिकल फैसिलिटी। अब देखना एक चीज, आप एक चीज देख रहे हो क्या, अगर एक मरीज एक को फैलाता है तो हमारे पास मेडिकल फैसिलिटी ज्यादा है, और एक मरीज एक को कम फैला रहा है तो हम बचेंगे कि नहीं बचेंगे, इजी वे में बचेंगे, ठीक है। लेकिन एक चीज नोटिस करना आप सब, वो क्या, कि एक मरीज 3 को फैला रहा है, यहां तक एक समय तक तो ठीक है, लेकिन जैसे ही एक समय के बाद में ये जो लाइन है ये बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से इसके ऊपर के जो पेशेंट है इन सब की क्या होगी भाई, डेथ हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डेथ। वजह क्योंकि इनको हॉस्पिटल सिस्टम, मेडिकल फैसिलिटी ये प्रोवाइड नहीं होगी, तो इनकी डेथ हो जाएगी। अब हम यही तो चाहते हैं कि, हम क्या चाहते हैं, हम यही चाहते हैं कि जो ये वाला है, ये जो लाइन बनी हुई है, ठीक है, ये जो घातांक बना हुआ है ये कितने का है, एक मरीज कितने को फैला रहा है, 3 को। ये यहां से अब कहां जाए भाई, यहां आ जाए, यहां से मतलब कहां जाए भाई, यहां पर आ जाए, और यहां से यहां आ जाएगा तो मतलब 1 से कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 से 1 कब हो सकता है कि इसको बचाओ कि क्या, अब इसको अपन कैसे बचा सकते हैं कि 1 से 3 फैल रहा है, हम जानते हैं अभी इस समय, लेकिन हम चाहते हैं 1 से कितना हो जाए, 1। अगर 1 से 1 हो गया तो हम क्या कर सकते हैं, हमारा हॉस्पिटल इसमें है कि हम अच्छे से इसको बचा सकते हैं। तो इसको बचाने के लिए अब अपन क्या करेंगे, तो 4 चीजें जो होती है वो अपन कर सकते हैं, ठीक है। अब वो 4 चीजें कौन कौन सी है जिसके द्वारा हम कोरोना से बचा सकते हैं और कोरोना से हमें बचना भी है। पहला, ये चारों वर्ड आपने बहुत बार सुने होंगे, आइसोलेशन, आपने सुना होगा भाई,
आइसोलेशन के बारे में सुना होगा आपने, ठीक है, पहली बात आइसोलेशन के बारे में सुना होगा। दूसरा सोशल डिस्टेंस, आप मार्केट में जाओ, ट्रैवलिंग करो, कहीं भी जाओ, दुकान पे जाओ, तो आपको बोलते हैं भाई सोशल डिस्टेंस बना, दूरी बना के रखो, ठीक है। क्वारंटाइन, जैसे ये क्वारंटाइन वर्ड तो इस समय बहुत ज़्यादा चल रहा है कि कहते हैं प्रवासी जो है, जो माइग्रेट पर्सन जो होते हैं, प्रवासी जो लोग होते हैं, जैसे वो आ रहे हैं तो जो प्रशासन, जिला प्रशासन होती है, वो उनको क्या करती है, क्वारंटाइन करती है। इसी प्रकार से हैंड वॉशिंग, आप किसी भी शॉप पर जाओ तो आपको हैंड वॉशिंग करने के लिए आपको ये सैनिटाइजर मिल जाएगा आराम से। तो ऐसे ये 4 वर्ड, ये जो बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है। तो आप लगातार जैसे हाथ धोते रहते हो तो आपके वायरस का जो एक्टिव है वो बहुत कम हो जाएगा, एकदम बिल्कुल कम हो जाएगा, वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। आप लोगों से सोशल डिस्टेंस बना के रखो, 6 फीट की दूरी बताते हैं, 2 गज की दूरी 6 फीट बताते हैं, है ना, ठीक है। MHA ये जो हमारा WHO है वो बताता है 6 फीट की दूरी कम से कम रखो आप। तो सोशल डिस्टेंस, हैंड वॉशिंग, ये 2 वर्ड तो आपको पता है। लेकिन हम जो 2 वर्ड की बात करेंगे वो किसकी करेंगे, एक तो आइसोलेशन की बात करेंगे, एक अपन किसकी बात करेंगे, क्वारंटाइन की बात करेंगे। इन दोनों वर्ड को समझना आपके लिए बहुत ही मतलब बहुत अच्छी बात रहेगी जब ये 2 वर्ड आप समझोगे। आइसोलेशन का मतलब क्या होता है समझना, देखना ध्यान से। एक व्यक्ति है, ठीक है, जो कोरोना वायरस से क्या हो गया, इन्फेक्टेड हो गया। भाई कैसा हो गया, इन्फेक्टेड, मतलब इसको कोरोना हो गया, ठीक है। तो इसका जो मतलब होता है, इसको इन्फेक्टेड हो गया, इस इन्फेक्टेड को मैं चाहता हूं ये बाहर ना जाए, ठीक है। तो इसका जो मूवमेंट है, इस मरीज का जो मूवमेंट है वो क्या हो जाए, रेस्ट्रिक्शन हो जाए, मतलब इसको रोक दे, इसकी गति को रोक दे हम कि भाई तू कहीं नहीं जाएगा। तो इन्फेक्टेड व्यक्ति को रोकना ही क्या कहलाता है, आइसोलेशन कहलाता है। कोई जैसे मैं कोरोना का मरीज हूं, ठीक है, मरीज हो गया, मुझे रोक दिया गया, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, आइसोलेशन बोलते हैं, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, क्वारंटाइन का मतलब होता है रेस्ट्रिक्शन ऑफ मूवमेंट, मतलब गति को रोकना। अब क्वारंटाइन क्या होता है, सपोज दैट मैं एक ऐसी जगह से आया हूं, जैसे मान लो हम 4 दोस्त हैं, हम रहते हैं एक रूम पर, 4 में से एक मेरा फ्रेंड कोरोना वायरस मरीज निकल गया, लेकिन हमें 3 को क्या होगी, आशंका होगी कि हम हैं या नहीं। तो हमें प्रशासन उसकी ट्रैवलिंग हिस्ट्री खंगालेगी, और ट्रैवलिंग हिस्ट्री खंगालने के बाद में वो बोलेगी तुम्हारे साथ कौन कौन और थे, बोले ये 3 लोग और थे। तो इन तीनों लोगों को शक के दायरे में लेकर इनको क्या किया जाएगा, क्वारंटाइन किया जाएगा। हालांकि क्वारंटाइन जो लोग हैं ये हेल्थी हैं, इनको किसी भी प्रकार का कोई भी कोरोना वायरस नहीं है। आइसोलेशन उन व्यक्तियों को किया जाता है जो इन्फेक्टेड होता है, क्वारंटाइन उन व्यक्तियों को किया जाता है जो हेल्थी होते हैं लेकिन शक के दायरे में होते हैं कि हमें हो भी सकता है। इसीलिए तो आपने देखा होगा कि बहुत से धर्मशालाओं में, स्कूलों में या अलग अलग होटल्स में आपने देखा होगा स्टेडियम जो है उनको क्या बनाया जा रहा है, क्वारंटाइन स्टेडियम बनाया जा रहा है, क्वारंटाइन सेंटर बनाया जा रहा है। आपने सुना होगा कि इस स्टेडियम को क्वारंटाइन सेंटर बना दिया, क्यों, कैसे बना दिया, क्योंकि जो माइग्रेट पर्सन है, जो प्रवासी जो आ रहे हैं, वो शक के दायरे में है कि वो कोरोना के मरीज हो सकते हैं, इसलिए उनके लिए क्वारंटाइन सेंटर बनाया जा रहा है, ना कि आइसोलेशन सेंटर। आइसोलेशन सेंटर एक अलग चीज है, क्वारंटाइन सेंटर एक अलग चीज है। अब मान लो मुझे क्वारंटाइन सेंटर रखा गया, तो मेरा पहला सवाल उनसे क्या होगा, मुझे कितने दिनों तक रखोगे आप ये बताओ पहले तो, हाँ या ना। मैं पूछूंगा भाई कि मैं कितने दिनों तक उस क्वारंटाइन में रहूंगा। तो आप ध्यान से देखना, इसको अपन एक चीज से समझते हैं। देखना, ये एक व्यक्ति, ठीक है, ये एक व्यक्ति है, ये कोरोना का मरीज मतलब हेल्थी पर्सन है, ठीक है, ये अभी इस पर शक है कि ये कोरोना का मरीज हो सकता है, ओके। तो इसको फिर अपन क्या कर सकते हैं, ये कोरोना का मरीज बनने में कम से कम कितने दिन लगता है, 7 से 14 दिन, हाईएस्ट कितने दिन, 14 दिन। इसलिए इस व्यक्ति को क्वारंटाइन के लिए कितने दिनों तक रखना पड़ता है, 14 दिनों तक रखना पड़ता है, कि 14 दिन के अंदर अंदर ये पता चल जाएगा कि ये मरीज कोरोना का मरीज है या नहीं है। इसको मैं एक आपको टेक्निकल मेडिकल में इंक्यूबेशन पीरियड, इस इंक्यूबेशन पीरियड को समझाता हूं, फिर आपको ये चीज समझ में आराम से आ जाएगी। सपोज दैट ये एक आराम से नॉर्मल व्यक्ति है, शक के दायरे में है, इसके अंदर कोरोना का वायरस इंटर हो गया। भाई वायरस तो चला गया, लेकिन अभी इसमें सिम्टम, लक्षण बिल्कुल भी नहीं आए हैं। कुछ दिनों के बाद में इसमें क्या आ गए, सिम्टम आगे हो गए, कोरोना का मरीज हो गया। तो जब से इसको पहला जो सिम्टम आया है, पहला लक्षण जब इसमें पता चला, खांसी का, जुकाम का, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, ये जो पीरियड होता है ये कितने पीरियड का, कितने दिनों का होता है,
14 दिन। मतलब इस व्यक्ति को 14 दिन के भीतर भीतर पता चल जाएगा कि मैं कोरोना का मरीज हूं या नहीं हूं। उस पीरियड को अपन क्या बोलते हैं? इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। इसलिए क्वारंटाइन का जो टाइम हुआ था वो कितने दिन का हुआ है? 14 डेज का हुआ है। लेकिन कई जगह लोग इसको 30 डेज भी रखते हैं, लेकिन कोरोना का जो रियल जो क्वारंटाइन टाइम है वो कितना है? 14 दिनों का है। ठीक है, लेकिन इस डेज के दौरान अगर इस व्यक्ति को फीवर हुआ, कफ हो गई, ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो गई, कौन सी दवाई दे, कौन सी दवाई ना दे। अभी आपने 2-3 चीजें और देखी होगी सोशल साइट्स के ऊपर कि एनसीईआरटी का पेज था वो वायरल हुआ था। अमेरिका ने भारत से मलेरिया की दवाई ही क्यों मंगाई और कोई बीमारी की दवाई क्यों नहीं मंगाई? इन सारी चीजों को पता करने के लिए आपको मेरा नेक्स्ट वीडियो देखना पड़ेगा। अगर आपको रियल में कोरोना को लेकर ये जानकारी समझ में आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।